आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी। चैप्टर हमारा वही फंडामेंटल राइट से चल रहा है। फंडामेंटल राइट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 16 और रिजर्वेशन इन प्रमोशन। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? आर्टिकल 16 और रिजर्वेशन इन प्रमोशन। अब देखिए, अब बात क्या हुआ था, इंदिरा साहनी केस 1992 में क्या हुआ था? द कोर्ट हेल्ड दैट रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज नॉट ए वैलिड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट, हेंस इट शुड नॉट बी अलाउड इन गवर्नमेंट सर्विस। देखिए, इससे पहले जो चीज़ें हो रही थी, इससे पहले 1992 से पहले की क्या बात हो रही थी? 1992 से पहले क्या हो रहा था कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन मिल रहा था। रिजर्वेशन इन प्रमोशन मिल रहा था। क्या बात हो रखी थी? रिजर्वेशन इन प्रमोशन मिल रहा था। लेकिन जैसे ही इंदिरा साहनी केस 1992 में आया तो कोर्ट ने क्या बोल दिया कि ये जो है रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ये क्या है, एक वैलिड कॉन्सेप्ट नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए इसको गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी, किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में इसको अलाउ नहीं करेगी। ये कब की बात है? ये आपकी बात है 1992 की। 1992 से पहले क्या हो रहा था कि एक चीज़ें चल रही थी कि हमें क्या करना है, हमें वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्या करना है, अपलिफ्ट करना है और एक मार्क ऑफ द लाइन पे लाना है, ताकि क्या हो, वो जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो इंक्रीज हो जाए और जनरल के बराबर हो जाए। ठीक है, ये बात हो रही थी। लेकिन 1992 में क्या बोला इंदिरा साहनी केस में कोर्ट ने कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट नहीं है और इसको हम अलाउ नहीं करेंगे। इस रिस्पॉन्स में क्या हुआ, इस जजमेंट के रिस्पॉन्स में क्या हुआ, 77th अमेंडमेंट एक्ट आया 1995 में। 1992 में ये केस आया और 1995 में 77th अमेंडमेंट एक्ट आया और उसमें क्या ऐड हो गया, आर्टिकल 16(4)(a), दिस इंट्रोड्यूस्ड रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया। ये कब हो गया? 1995 में क्या हो गया, पार्लियामेंट ने क्या किया, इसके रिस्पॉन्स में, इस केस के रिस्पॉन्स में, इस कोर्ट के केस के रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने क्या किया या पार्लियामेंट में ने क्या किया, 77th अमेंडमेंट एक्ट लाया 1995 में और आर्टिकल 16(4)(a) को ऐड कर दिया और उसमें क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, इंट्रोड्यूस्ड रिजर्वेशन इन प्रमोशन एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया। ताकि अब क्या करे, ताकि अब कोर्ट भी इसके ऊपर सवाल ना उठा पाए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया नहीं है। अब तो कहने का मतलब, जब अमेंडमेंट हो गया तो अब तो वो बातें सीधी चलेगी कॉन्स्टिट्यूशन के पास, वो सीधी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो गया। तो अब कोर्ट भी इस पर नहीं बोल सकता कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन सिंस द 1950s इज बेस्ड अपॉन कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी। देखिए, रिजर्वेशन इन प्रमोशन रिजर्वेशन इन प्रमोशन कब से, 1950 से क्या चलते आ रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी के ऊपर बात चलते आ रही थी कि जो भी चीज़ें होगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी होगी, मीन्स कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का क्या मतलब है कि आप कितना भी, मान लिया जाए कि आपका रिक्रूटमेंट 2000 में हुआ सब जगह पे, आप 2000 में कहाँ पर रिक्रूट हुए, आप हुए ADM की पोस्ट पे। ठीक है, एक SC लोग हैं और एक क्या है, एक जनरल है। लेकिन क्या हुआ आगे चल करके क्या हुआ, इनका प्रमोशन, ये SC वाले का प्रमोशन क्या हो गया, 2004 होते होते इनका प्रमोशन DM में हो गया और ये वहाँ के वहीं रह गए। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब क्या हुआ, जबकि इनका बैच एक ही है, 2000 का ही बैच है, लेकिन क्या हुआ, लेकिन जब इनका प्रमोशन DM में हो गया तो अब क्या होगा कि ये सीनियर हो गए, किससे, इससे। ठीक है, इसी को बोलते हैं तो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। द 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 continued the method of consequential seniority without mentioning into this term। मतलब अब क्या हुआ, जब जैसे देखिए, जैसे 77th अमेंडमेंट हुआ उस टाइम में क्या हुआ कि ये कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी को क्या किया, मेंशन नहीं किया। और अमेंडमेंट करने टाइम में उन्होंने ये सोचा कि जो चीज़ें चलती आ रही है सीनियरिटी के रूप में वही चीज़ें चलती आएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। द 77th अमेंडमेंट वॉज चैलेंज इन द अजित सिंह जजवा केस एंड द कोर्ट अपहेल्ड इट, बट द कोर्ट डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू फॉलो द कैचअप रूल। अब देखिए, अब 77th अमेंडमेंट 1950 से यही चीज़ें चल रहा था, क्या क्या, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। लेकिन 1995 में क्या हुआ, जैसे ही अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ,
जैसे ही अमेंडमेंट एक्ट हुआ तो अब अमेंडमेंट एक्ट में कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी को क्या किया, कुछ भी चेंज नहीं किया। कोर्ट पार्लियामेंट को ये लगा कि चलो जो सीनियरिटी चलते आ रही है, जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी चलते आ रही है वही चलते रहेगी, उसमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या चेंज नहीं किया। लेकिन 77th अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया कहाँ, अजीत सिंह जजवा केस में। और उसमें ये बोला गया, अजीत सिंह जजवा केस में इसमें ये बोला गया, कोर्ट ने ये बोला कि गवर्नमेंट टू फॉलो कैचअप रूल, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, कैचअप रूल करना पड़ेगा, कैचअप रूल फॉलो करना पड़ेगा। कैचअप रूल क्या है कि जैसे अब देखिए, अब यहाँ पर ये डीएम बन गया, या यहाँ पर ये डीएम बन गया। अब जैसे ही ये डीएम की पोस्ट पे आएगा, मान लीजिए 1 साल बाद या 2 साल बाद जैसे ये डीएम के पोस्ट पे आएगा, तो सीनियर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये जूनियर हो जाएगा। ये बोलता है आपका कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, क्या बोलता है, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी बोलता है आपका वंस सीनियर ऑलवेज ए सीनियर। और जब ये कैचअप रूल आ गया तो कैचअप रूल क्या बोलने लग गया कि ये जो एडीएम वाला है, ये जनरल कैटेगरी के लोग हैं, ये जनरल कैटेगरी वाले लोग क्या हो जाएंगे, जैसे ही डीएम बनेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये सीनियर बन जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने यही किया। अजीत सिंह जजवा केस में क्या किया, कोर्ट ने ये बोल दिया कि आपको गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट कर दिया कि आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, कैचअप रूल फॉलो करना पड़ेगा। कैचअप रूल मीन्स दैट दोज हु वेर लैगिंग बिहाइंड, जो पीछे रह गया था बिकॉज ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, वुड बी गिवन एज अपॉर्चुनिटी टू रिगेन देयर सीनियरिटी। उसको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा ताकि आप क्या करें, अपना सीनियरिटी को रिगेन कर ले। इन रिस्पॉन्स टू अजीत सिंह जजवा केस द पार्लियामेंट एडेड 85th अमेंडमेंट। अब देखिए, अब जैसे ही अजीत सिंह जजवा केस आया, कोर्ट ने क्या बोल दिया गवर्नमेंट को कि आप क्या करो, आप कैचअप रूल को फॉलो करो। और कैचअप रूल को फॉलो करने का मतलब है कि आप क्या करो, आप जो पीछे रह गया था उसको क्या करो, उसको सीनियर बनाओ। ठीक है, ये चीज़ें बोल दिया गया था। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, अब कैचअप रूल कोर्ट ने बोल दिया गवर्नमेंट को आपको कैचअप रूल फॉलो करना है। अब कैचअप रूल फॉलो करने का मतलब है, अब क्या हो गया, अब इस रिस्पॉन्स में अजीत सिंह जजवा केस के रिस्पॉन्स में क्या हुआ, पार्लियामेंट ने क्या किया, 85th अमेंडमेंट लाया। 85th अमेंडमेंट कब लाया, 2001 में। 85th अमेंडमेंट कब लाया, 2001 में। और इसमें क्या इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी इन आर्टिकल 16 4A। आर्टिकल 16 4A में क्या कर दिया, पहले इन्होंने कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी को ऐड नहीं किया, बाद में जब ये फॉलो करने वाली बात आ गई कि आपको कैचअप रूल ही फॉलो करना है, तो बाद में इन्होंने क्या किया, बाद में 85th अमेंडमेंट ला करके क्या किया, इस वहाँ पर ऐड कर दिया कि आपको कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी ही रखनी है, ना कि क्या करना है, आपको कैचअप रूल रखना है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी है क्या, इट मीन्स ए कैंडिडेट वंस प्रमोटेड वुड रिमेन सीनियर टू हिज फेलो कैंडिडेट्स। मीन्स इसका कहने का मतलब है कि एक कैंडिडेट जब एक बार प्रमोट हो गया तो हमेशा सीनियर रहेगा। मीन्स वन से सीनियर ऑलवेज ए सीनियर। अभी हम लोग बात कर रहा था ना पीछे कि वन से सीनियर ऑलवेज ए सीनियर। मीन्स एक कैंडिडेट अगर चाहे वो सेम बैच का ही क्यों ना हो, एक कैंडिडेट अगर क्या हो गया, प्रमोट हो गया, तो हमेशा वही सीनियर रहेगा, ना कि कोई दूसरा सीनियर हो जाएगा। द 77th and 85th अमेंडमेंट वॉज चैलेंज इन द एम नागराज केस। 77th और 85th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया एम नागराज केस में। अब इसमें क्या बोला गया, द कोर्ट हेल्ड दैट रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज ए वैलिड कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर कोर्ट ने क्या मान लिया, कोर्ट ने मान लिया, देखिए एम साहनी केस में, इंदिरा साहनी केस में क्या हुआ, कोर्ट ने नहीं माना था कि वैलिड कॉन्सेप्ट है। लेकिन जैसे ही 77th अमेंडमेंट एक्ट आया, 77th अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ, ये आर्टिकल 14 4A में ऐड हो गया ये। ठीक है, उसके बाद 85 में क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी ऐड हुआ। अब क्या हुआ, अब जब ये इसको चैलेंज किया गया 77th और 85th अमेंडमेंट को, कहाँ पर, एम नागराज केस में, तो कोर्ट ने क्या माना कि ये रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है वो क्या है, वो आपका एक वैलिड कॉन्सेप्ट है, बट गिव द फॉलोइंग गाइडलाइंस। उसके बाद क्या क्या कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दे दिया। क्या गाइडलाइंस दिया, व्हाइल प्रमोटिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ऑफ द कैंडिडेट। जब हम लोग क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या करना है हमें, हम जब भी प्रमोट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ऑफ द कैंडिडेट का, ऑल्सो द एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन शुड बी बेस्ड अपॉन द रिपोर्ट ऑफ कमिटी विच विल एनालाइज द डाटा ऑफ बैकवर्डनेस बिफोर रिकमेंडिंग द रिजर्वेशन। अब देखिए, अब कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस दिया, कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दिया कि हमें क्या करना है, हमें इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन चलना है, हमें इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चाहिए। ठीक है,
अब कहने का मतलब है कि अब हम जब प्रमोट करेंगे, किसी को भी प्रमोट करेंगे, मान लीजिए सबसे पहले हम बैकवर्ड क्लासेस को अगर प्रमोट करेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें एक कमेटी बैठेगी और वो कमेटी क्या करेगी, कमेटी एनालाइज करेगी किस किस डाटा को कि वो सही में बैकवर्ड है या नहीं है। मतलब वो एक बैकवर्डनेस के डाटा को क्या करेगी, एनालाइज करेगी, उसको रिजर्वेशन देने से पहले या फिर उसको प्रमोशन देने से पहले क्या करेगी, उस डाटा को एनालाइज करेगी। उसी डाटा के बेस पे हम क्या करेंगे, उसको रिजर्वेशन देंगे और उसको प्रमोशन देंगे। ठीक है, ये कोर्ट ने दो गाइडलाइंस बोला कि एक तो हम क्या करेंगे, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी देखेंगे कैंडिडेट का कि उसका कितना एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है, क्योंकि बिना एफिशिएंसी के हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रमोट नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले क्या देखेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी देखेंगे कि कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी देखेंगे कि क्या हो रहा है कि वो एफिशिएंट है या नहीं है काम करने में। ठीक है, पहली चीज़ ये देखेंगे। दूसरी चीज़ हम क्या देखेंगे कि उसके बैकवर्डनेस को पता करेंगे कि हाँ वो सही में कितना बैकवर्ड है। प्रमोशन देने से पहले या रिजर्वेशन देने से पहले हम उसके बैकवर्डनेस को चेक करेंगे। किसके थ्रू चेक करेंगे, एक कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी के थ्रू क्या करेंगे, हम उसके बैकवर्डनेस को चेक करेंगे। अब क्या होने लग गया, अब हर एक जगह पे क्या होने लगा, सब अपने अपने कमेटी बना के घूम रहे हैं, सब अपने अपने तरह से लोगों को प्रमोट कर रहे हैं या अपने अपने तरीके से कमेटी में अपने अपने लोगों को बैठा रहे हैं ताकि क्या हो, ताकि हमारा रिजर्वेशन पक्का हो जाए। या फिर कहने का मतलब है अलग अलग तरह का कमेटी बन रहा है। अब कमेटी बनने में ही टाइम चला जा रहा है, कभी ये कमेटी बन रहा है, कभी वो कमेटी बन रहा है। ठीक है, अब देखिए जर्नल सिंह केस 2018, इस केस में क्या हुआ, इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज ए वैलिड कॉन्सेप्ट। इस केस में 2018 वाले केस में क्या हुआ, उससे पहले वाले भी केस में क्या था, जब 85th और 77th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया एम नागराज केस में, तो उस समय भी कोर्ट ने क्या माना कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन एक वैलिड कॉन्सेप्ट है। अब जर्नल सिंह केस 2018 में क्या हुआ, इसमें भी कोर्ट ने क्या माना कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन एक वैलिड कॉन्सेप्ट है एंड स्टेट डू नॉट रिक्वायर्ड एनी क्वान्टिफाइबल डाटा फॉर इम्प्लीमेंटेशन। अब देखिए 2018 में क्या कर दिया कोर्ट ने, 2018 में कोर्ट ने बोल दिया कि ठीक है आप रिजर्वेशन में प्रमोशन दीजिए, ये वैलिड कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप क्या करो कि ये कमेटी वगैरह ना बनाओ, आप एक क्वान्टिफाइबल डाटा को लो और उसको इम्प्लीमेंट कर दो। मीन्स एक मीनिंगफुल डाटा को लो और उसको इम्प्लीमेंट कर दो, जिसको ज़रूरत है उसको रिजर्वेशन दे दो। ठीक है, 2018 के केस में ये कोर्ट ने बोल दिया। बट द कोर्ट आल्सो डायरेक्टेड स्टेट टू इम्प्लीमेंट क्रीमी लेयर इन SC एंड ST। ठीक है, अब कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि क्या करो, SC और ST में भी एक क्रीमी लेयर लाओ, SC और ST में भी एक क्रीमी लेयर लाओ। अब आते हैं BK पवित्रा केस 2019। इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज ए वैलिड कॉन्सेप्ट। इसमें भी कोर्ट ने क्या माना कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन एक वैलिड कॉन्सेप्ट है, बट द स्टेट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। लेकिन क्या होना चाहिए, लेकिन स्टेट अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। मीन्स ऐसा नहीं है कि जो इफेक्टिवली काम नहीं भी कर रहा है या फिर जो इफेक्टिव नहीं भी है उसको भी हम प्रमोट कर दे रहे हैं। ठीक है, हम वो भी नहीं कर सकते। इसलिए स्टेट क्या करेगा, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। हाँ, ज़रूरत उसको है प्रमोशन की, वो ठीक बात है, लेकिन उसको प्रमोट करो जो एफिशिएंट है, जो काम करने में सही है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को सही तरीके से यूज कर सकता है, उन लोगों को प्रमोट करो। ठीक है, अब आते हैं देवेंद्र सिंह केस। इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट क्रीमी लेयर शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन SC एंड ST एंड सब क्लासिफिकेशन ऑफ SC एंड ST शुड बी डन। देखिए इस केस में क्या हुआ, इस केस में कोर्ट ने क्या बोला कि क्रीमी लेयर तो होना चाहिए, SC और ST में क्या होना चाहिए, क्रीमी लेयर तो होना चाहिए, लेकिन क्या हो उस क्रीमी लेयर के साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, सब क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। सब क्लासिफिकेशन करने का मतलब है कि किन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है कौन से लोग क्रीमी लेयर में आते हैं, कौन से लोग नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। क्रीमी लेयर का क्या मतलब है, देखिए क्रीमी लेयर का मतलब है कि हमने मान लिया हमने SC ST को रिजर्वेशन दे दिया, हमने जब SC ST को रिजर्वेशन दे दिया, अब तो वो रिजर्वेशन के थ्रू अपलिफ्ट हो गए SC ST। जब SC ST अपलिफ्ट हो गए रिजर्वेशन के थ्रू, और अब क्या है कि अब हम क्या करना चाहते हैं कि जो भी अपलिफ्ट हो गए, जो भी अब जनरल के बराबर में आ गए, उसको अब जनरल बना देना है। इसलिए हम क्रीमी लेयर लाए थे, इसलिए गवर्नमेंट क्रीमी लेयर लाई थी कि क्या करना है कि उसके रिजर्वेशन को क्या करना है, उसके रिजर्वेशन को हमें ख़त्म करना है।
क्योंकि अब देखिए, अब मान लिया जाए कोई IAS ऑफिसर SC ST से है, SC ST से कोई एक IAS ऑफिसर है। अब उनके पापा को मिल रहा है SC ST वो ठीक है, लेकिन जब वो IAS ऑफिसर बन गया, या फिर वो उनके पास इतना प्रॉपर्टी हो गया, या फिर उनके पास सारा क्राइटेरिया हो गया जो जनरल के पास है, तो अब उनको क्यों मिलेगा, अब उनको SC ST का रिजर्वेशन क्यों मिलेगा? इस तरीके से तो हमारा रिजर्वेशन कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। तब तो हम किसी किसी को दे ही रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, फिर तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्या बोला गया कि हमें क्रीमी लेयर लाना है। किसमें? SC ST। OBC में तो क्रीमी लेयर है था, लेकिन SC ST में भी हमें क्या करना है? क्रीमी लेयर लाना है। और क्रीमी लेयर लाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सब क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा कि कौन से पॉपुलेशन कितना है। SC ST का भी क्या करना पड़ेगा? सब क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, ताकि हमें ये पता चले कि कौन सा पॉपुलेशन कितना है। ठीक है, टिल डेट वी डू नॉट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर इन द SC and ST। लेकिन अभी तक क्या है? अभी तक हमारे पास कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है SC ST का। ठीक है, SC ST का कोई भी कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं है। SC ST में क्रीमी लेयर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आते हैं हम लोग OBC रिजर्वेशन इन इंडिया। अब देखिए, SC ST अलग होगा, जनरल अलग हो गया। ठीक है, अब जो बीच में आ गया, ना तो वो SC है, ना तो वो ST है, ना तो वो जनरल है, तो वो किस में आ गया? वो आ गया आपका OBC में। ना तो वो SC है, ना वो ST है, ना वो जनरल है, तो अब वो किस में आ गया? OBC में आ गया। आफ्टर द केलकर कमिटी एंड मंडल कमीशन इट वॉज प्रपोज दैट द रिजर्वेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस बी इम्प्लीमेंटेड। मीन्स केलकर कमेटी और मंडल कमीशन, इन दोनों के प्रपोज्ड के बाद क्या हुआ कि हमें क्या करना चाहिए? हमें रिजर्वेशन लाना चाहिए अदर बैकवर्ड क्लासेस में। मीन्स जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है, अदर बैकवर्ड का क्या मतलब है? ना तो वो जनरल है, ना वो SC है, ना ST है। मतलब इन तीनों क्राइटेरिया से अलग जो है, जो दूसरा बैकवर्ड क्लासेस है, उसमें हमको क्या करना चाहिए? अदर बैकवर्ड क्लासेस में क्या करना चाहिए? हमें रिजर्वेशन लाना चाहिए। क्या करना चाहिए? रिजर्वेशन लाना चाहिए। ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस में हमें क्या करना चाहिए? रिजर्वेशन लाना चाहिए। हैंस द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट दिस रिपोर्ट। और क्या क्या गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब हम लोग फिर से आते हैं इंदिरा साहनी केस 1992 में। फैक्ट्स अबाउट द केस, इस केस के बारे में फैक्ट क्या था? फैक्ट ये था, द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड OBC रिजर्वेशन फॉर सम 3743 सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। गवर्नमेंट ने क्या किया? OBC रिजर्वेशन ला करके क्या कर दिया? 3743 सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को, SEBC को क्या कर दिया? रिजर्वेशन दे दिया। ठीक है, किसको दे दिया रिजर्वेशन? सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को क्या कर दिया? और ये कितने कितने नंबर में थे? 3743। ठीक है, इन लोगों को क्या कर दिया? इन लोगों को OBC रिजर्वेशन दे दिया। 27% रिजर्वेशन फॉर द OBC EWS रिजर्वेशन वाज आल्सो रिकमेंडेड। अब देखिए, अब 27% रिजर्वेशन ये OBC को मिल गया। OBC को कितना मिल गया रिजर्वेशन? OBC को मिल गया आपका 27% रिजर्वेशन मिल गया। उसके बाद EWS इकोनॉमिकली वीक सेक्शन या इकोनॉमिकली वीक सेक्शन रिजर्वेशन आल्सो रिकमेंडेड। उसके बाद फिर क्या रिकमेंड किया गया कि इकोनॉमिकली वीक सेक्शन को भी क्या करते हैं हम रिजर्वेशन देते हैं। अब इकोनॉमिकली वीक सेक्शन का क्या है? इकोनॉमिकली वीक सेक्शन ये है कि जो जनरल में है, हमने बांट तो दिया कि हाँ ये जनरल है, लेकिन जनरल में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं या बहुत सारी ऐसी फैमिली है जो कि इकोनॉमिकली वीक है। तो हमने क्या कर दिया? एक अलग से कैटेगरी बना दिया, EWS। ये रिकमेंड किया गया कब? इंदिरा साहनी केस के बाद, या इंदिरा साहनी केस में ये रिकमेंड किया गया कि हमें क्या करना चाहिए। OBC को तो रिजर्वेशन मिल गया, OBC को जितना रिजर्वेशन मिलना था 27% रिजर्वेशन OBC को मिल गया। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें EWS कैटेगरी भी एक बनाना चाहिए, ताकि क्या हो? ताकि जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन हो, चाहे वो जनरल से हो, चाहे वो OBC से हो, चाहे वो SC ST हो, तो इसमें जो जनरल OBC और SC ST तो ये अलग अलग क्राइटेरिया है ही, लेकिन जो जनरल में से जो वीक सेक्शन है उसको क्या करना चाहिए? हमें रिजर्वेशन देना चाहिए। अब इसमें कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट हेल्ड दैट OBC रिजर्वेशन इज अपहेल्ड विद ए क्रीमी लेयर। OBC को रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन क्या किया जाएगा? यहाँ पर क्रीमी लेयर लाया जाएगा। क्रीमी लेयर लाया जाएगा। अब क्रीमी लेयर का क्या मतलब है? क्रीमी लेयर में भी बहुत सारे क्राइटेरिया है कि आपका 8 लाख से ज़्यादा इनकम होना चाहिए,
आपके पास कुछ ज़मीन होना चाहिए, आपके फैमिली में नौकरी, ग्रुप ए का नौकरी होना चाहिए। तो कहने का मतलब है ये सारी चीज़ें आपके पास अगर है तो आप किस में आते हैं, आप क्रीमी लेयर में आते हैं। मीन्स आप ओबीसी तो हैं लेकिन किस में आ रहे हैं, आप क्रीमी लेयर में आ रहे हैं। रिजर्वेशन कैन नॉट एक्सिस्ट 50% कैप इन द टोटल, मीन्स टोटल कैपेसिटी में से 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन इंक्रीज नहीं होगा। 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन इंक्रीज नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इज नॉट वैलिड। कोर्ट ने उस टाइम में क्या माना कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन वैलिड नहीं होगा, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट टॉक अबाउट द इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्राइटेरिया। क्यों नहीं होगा ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन वैलिड? क्योंकि कोर्ट ने क्या है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड के बारे में बात नहीं कर रहा कोर्ट किसके बारे में बात नहीं कर रहा, इकोनॉमिकली बैकवर्ड के बारे में कोर्ट बात नहीं कर रहा। रेदर इट टॉक्स अबाउट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्राइटेरिया। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान किसके बारे में बात कर रहा है, संविधान बात कर रहा है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड। देखिए जनरल कैटेगरी तो सोशली बैकवर्ड नहीं थे, हाँ एजुकेशनली भी बैकवर्ड नहीं थे लगभग, हाँ लेकिन थोड़ा क्या था, कि वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे। तो इसलिए ईडब्ल्यूएस बनाया गया था कि इकोनॉमिकली जो वीक सेक्शन है उसको अपलिफ्ट किया जाए। लेकिन कोर्ट ने क्या कर दिया, कोर्ट ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि जो भी इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस का कोई भी बात नहीं होता है। कहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में किसकी बात होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में बात होती है आपका सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्राइटेरिया का। किसकी बात होती है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्राइटेरिया का, ना कि इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस। इकोनॉमिक के बेसिस पे बैकवर्ड का कोई बात नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन में किसकी बात होती है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्राइटेरिया की बात होती है। हैज द कोर्ट अलाउड ओबीसी रिजर्वेशन बेस्ड ऑन क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट। इसलिए कोर्ट ने क्या किया, एक ओबीसी रिजर्वेशन दे दिया, किसके आधार पे, क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट पे। अब आते हैं उसके बाद फिर क्या बोला कोर्ट ने, कैरी फॉरवर्ड रूल बैकलॉग वैकेंसी फॉर अनफिल्ड वैकेंसीज। अब पहले क्या था, मान लिया जाए कि जनरल का सीट, जनरल SC ST OBC, जनरल का सीट मान लिया जाए, अगर जनरल का सीट मान लिया जाए 60 है, ओबीसी का 20 है, इसका 5 है और इसका 10 है और इसका 10 है, 10% है। तो कहने का मतलब है कि इसमें से अगर मान लीजिए 60 में से, पहले की ये बात कर रहा हूँ मैं, पहले की अगर ये इसमें से अगर 50% सीट भरा है, इसमें 5% सीट भरा है, इसमें 5% सीट भरा है और इसमें 15% सीट भरा है, तो ये जो बचा हुआ 10, इसमें 10% बच गया, इसमें से 5% बच गया, इसमें से 5% बच गया और इसमें से भी 5% बच गया। तो अब ये वाला सीट जो था, ये सीट क्या हो रहा था, ये सीट क्योंकि जनरल का कैटेगरी क्या हो रहा था, जनरल का कैटेगरी बहुत ज़्यादा था, इसके कारण क्या हो रहा था, ये सीट पे 60% फील हो गया, ये सीट पे 60% फील हो गया। अब जो ये सीट बच गया, ये सीट को क्या करते थे हम लोग, जनरल के लिए ट्रांसफ़र कर देते थे कि जो भी बचा हुआ सीट है वो अलग से। देखिए यूपी गवर्नमेंट कुछ दिन पहले तक, बहुत दिन पहले तक क्या लाती थी कि एक अलग से जो बैकलॉग वाला वैकेंसी है, बैकलॉग वैकेंसी लाती थी कि जो भी सीट बच गई है उस सीट को अलग से वैकेंसी लाती थी। लेकिन अब क्या है कि जो भी बैकलॉग वैकेंसी है उस वैकेंसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मान लिया जाए 2024 में हमारे पास कितना बच गया सीट, 10% सीट बच गया किसका, SC का, और 5% सीट बच गया आपका ST का। तो अब हम क्या करेंगे, ये जनरल को नहीं ट्रांसफ़र करके हम क्या करेंगे, इसको अगले बार जो वैकेंसी निकलेगा उसमें से इसको फुलफिल कर देंगे। आया समझ? मीन्स बैकलॉग वैकेंसी का मतलब है कि अब जनरल की चीज़ें जो है, अब हम क्या करेंगे, वो जो भी बची हुई सीटें हैं उन सीटों को हम जनरल को ट्रांसफ़र नहीं करके क्या करेंगे, हम उसको अगले साल के लिए छोड़ देंगे कि अगले साल फिर हम इसको SC ST को दे देंगे। बैकलॉग रूल या कैरी फॉरवर्ड रूल। अब ये क्या कहता है, अंडर दिस द बैकलॉग वैकेंसी शुड नॉट बी गिवन टू जनरल। मीन्स इस बैकलॉग वैकेंसीज को, जो बच गया वैकेंसीज, उसको जनरल को नहीं देना है, बट शुड बी एडेड टू नेक्स्ट वैकेंसी साइकिल। इसको क्या करना है, इसको अगले वैकेंसी साइकिल में ऐड कर देना है। सो पार्लियामेंट इम्प्लीमेंटेड द 81st अमेंडमेंट। इसलिए पार्लियामेंट ने क्या किया, 81st अमेंडमेंट किया, कब, 2000 में, और आर्टिकल क्या जोड़ा, एंड एडेड आर्टिकल 16(4)(b) इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इम्प्लीमेंट द कैरी फॉरवर्ड रूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आया समझ? इसलिए क्या हुआ, हमें क्या कर, देखिए अब बैकलॉग वैकेंसी को जनरल को ट्रांसफ़र नहीं करना है। अब जनरल को जब ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो वो नेक्स्ट वैकेंसी साइकिल में चला जाएगा। इसलिए इन चीज़ों को, ताकि देखें फिर बाद में अगर कोई केस कर दिया कोर्ट में तो फिर कोर्ट पलट जाएगा, या फिर कोर्ट ये बोलेगा कि हाँ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है,
यहाँ बैकलॉग वैकेंसी जनरल को ट्रांसफ़र नहीं होगा, या ये भी नहीं लिखा गया है कि हाँ बैकलॉग वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड होगा। इसलिए पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट में 81st अमेंडमेंट एक्ट लाया 2000 में, और उसमें क्या ऐड कर दिया, आर्टिकल 16(4)B को ऐड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि क्या हो सके, ये कैरी फॉरवर्ड रूल कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट हो सके, ताकि क्या हो, ताकि जो भी सीट बच गया है वो कैरी फॉरवर्ड आगे की तरफ चले जाए। दिस अमेंडमेंट वॉज डन आफ्टर इंदिरा साहनी जजमेंट। इस अमेंडमेंट को कब किया गया था, इंदिरा साहनी जजमेंट के बाद किया गया था। द अमेंडमेंट अलाउड रिजर्वेशन इन प्रमोशन टू ब्रीच द 50% सीलिंग सेट ऑन रेगुलर रिजर्वेशन। देखिए अमेंडमेंट क्या बोलता है, ये अमेंडमेंट बोलता है कि अलाउड रिजर्वेशन इन प्रमोशन मीन्स, इसने क्या किया, इस अमेंडमेंट ने क्या किया, रिजर्वेशन इन प्रमोशन को अलाउ कर दिया। उसके बाद ब्रीच द 50% सीलिंग मीन्स क्या करना है कि रेगुलर रिजर्वेशन में आप 50% से ज़्यादा क्या करते हैं, आप 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। अब आता है हम लोग व्हाट इज क्रीमी लेयर। अब क्रीमी लेयर क्या है, व्हाट इज क्रीमी लेयर। अब क्रीमी लेयर क्या है, मान लिया जाए ये दूध है, ये सारा दूध है। अब दूध के ऊपर हमने थोड़ा गर्म कर दिया, उसको थोड़ा गर्म करने के बाद उसको क्या कर दिया, ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। अब ये ठंडा होने के लिए छोड़ दिया तो ये क्रीम इन जगह पे आ जाएगा। अब जब ये क्रीम आ जाएगा, जब तक हम इस क्रीम को नहीं हटाएंगे तो फिर नीचे वाला दूध क्रीम कैसे बनेगा, ठीक है। तो यही बात है कि मान लिया जाए SC ST है, हमने इसको रिजर्वेशन दिया है। अब रिजर्वेशन जब दिया है तो ये जब हमारा यहाँ जनरल ये चीज़ें जब इनके हित में आ गए, ये सारे इस जनरल के कैटेगरी में, मीन्स ये सारे क्या आ गए, ये जनरल के जगह पे आ गए। मीन्स जनरल जितनी चीज़ों को एंजॉय कर रहा है वो सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहा है। मीन्स कहने का मतलब, आप मान लीजिए कोई SC ST का रिजर्वेशन लेकर के IAS बन गया। अब जब IAS बन गया, पति पत्नी जब दोनों IAS बन गया, तो अब उसको किस बात की रिजर्वेशन चाहिए, है कि नहीं। अब उसको किस बात की रिजर्वेशन चाहिए, क्यों नहीं चाहिए रिजर्वेशन, क्योंकि अब वो IAS बन गया। ऊपर से क्या है कि अब उसके जो होने वाले बच्चे हैं, उनके जो चिल्ड्रन हैं या फिर उनके जो फैमिली है, वो तो इन चीज़ों से अपलिफ्ट हो गए। अब जब वो अपलिफ्ट हो गए तो अब उनको रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत है नहीं। तो इसलिए हमने क्रीमी लेयर लाया था कि जो भी अपलिफ्ट हो गए उनको हटा करके उनको किस में डाल देना है, जनरल कैटेगरी में डाल देना है। द टर्म क्रीमी लेयर मीन्स दैट कैंडिडेट हु हैव रिसीव्ड द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, जिसने रिजर्वेशन का बेनिफिट को रिसीव करके मूव हो गए, उसको क्या करना है, जनरल कैटेगरी में मूव कर देना है। मीन्स क्रीमी लेयर का क्या मतलब है कि जो कैंडिडेट रिजर्वेशन के बेनिफिट लेकर के मूव हो गया है या आगे की तरफ बढ़ गया है, उसको क्या करना है, उसको जनरल कैटेगरी में डाल देना है। यही है क्रीमी लेयर, ठीक है। क्रीमी लेयर इसी को बोलते हैं। अब ये समझिए कि अब देखिए, अब अगर जब तक हम नहीं हटाएंगे, जब तक हम इन चीज़ों को नहीं हटाएंगे तो बार बार तो फिर वही लेते जाएगा ना रिजर्वेशन। जो अपलिफ्ट हो गया सोसाइटी, वही सोसाइटी बार बार रिजर्वेशन लेने लगेगा। क्यों लेने लगेगा, क्योंकि उसके पास अब कंडीशन प्रॉपर हो गई। मीन्स उसके पास अच्छी स्कूलिंग है, उसके पास प्रॉपर खाना है, उसके पास हर चीज़ है, हर चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। तो अब क्या करेगा, अब वो क्या करेगा, अब जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो अभी तक रिजर्वेशन को नहीं मिला है, रिजर्वेशन तो मिलेगा ही, लेकिन क्या मिलेगा उसको, उस तरीके का कंडीशन नहीं मिलेगा ताकि वो अपलिफ्ट हो सके। इसलिए उन चीज़ों को क्या करना है, हटाना है, ताकि हमारा क्या हो, ताकि हमें रिजर्वेशन क्या करना है, कम करना है, या रिजर्वेशन उसको देना है जिसको सख्त ज़रूरत है रिजर्वेशन का। इसलिए क्रीमी लेयर लाया गया था कि रिजर्वेशन हमको उसको देना है जिसको सख्त ज़रूरत है रिजर्वेशन का, ठीक है। अब है क्राइटेरिया ऑफ क्रीमी लेयर। अब क्रीमी लेयर में क्या कौन कौन आ सकता है, दो क्राइटेरिया है। एक तो गवर्नमेंट कैटेगरी आ गया रैंक बेस्ड पे, एक प्राइवेट कैटेगरी आ गया इनकम बेस्ड पे। ये दोनों में से एक क्राइटेरिया अगर फुल हो गया तो आप क्रीमी लेयर में आ गए। अब क्या क्या क्राइटेरिया है, पहला क्राइटेरिया देखते हैं। पहला है आइदर पेरेंट इज ए ग्रुप ए ऑफिसर। क्रीमी लेयर में किसको जोड़ा जाएगा, सबसे पहला क्या है, इफ़ आइदर ऑफ ए पेरेंट्स इज इन ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। मीन्स उसके पेरेंट्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है। मीन्स SDM है, DM है, IPS है, IFS है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर उसका कोई भी पेरेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है तो वो क्या किस में आ जाएगा, क्रीमी लेयर में आ जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया आइदर पेरेंट्स इज ए ग्रुप ए ऑफिसर, या तो पेरेंट्स क्या हो, ग्रुप ए ऑफिसर हो, तो वो किस में चला जाएगा, वो चलाएगा आपका क्रीमी लेयर में। तीसरा क्या क्राइटेरिया है, बोथ द पेरेंट्स आर ग्रुप बी ऑफिसर्स। क्या हो, दोनों पेरेंट्स ग्रुप बी ऑफिसर्स हो, तो उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग क्रीमी लेयर में डाल देंगे। चौथा क्या है,
आइदर पेरेंट्स इज प्रमोटेड टू ग्रुप ए बिफोर द एज ऑफ 40 ईयर्स। मीन्स क्या हो, पेरेंट्स को प्रमोट किया गया है ग्रुप ए में 40 साल से पहले, 40 साल की उम्र से पहले पेरेंट्स को क्या किया गया है, प्रमोट किया गया है ग्रुप ए वाले जॉब में, तो वो क्या होगा, वो क्रीमी लेयर में आएगा। ठीक है। उसके बाद 5वां क्या है, चिल्ड्रन ऑफ कर्नल रैंक और एबव इन आर्मी एंड सिमिलर रैंक इन नेवी एंड एयरफोर्स। मीन्स अगर आर्मी में, नेवी और एयरफोर्स में क्या है, कर्नल रैंक पे है या इसी तरह के कोई सिमिलर रैंक पे है, उसको इसको क्या बोला जाएगा, उसको क्रीमी लेयर में डाल दिया जाएगा। क्रीमी लेयर में डालने का मतलब है कि हम रिजर्वेशन से हटा करके उसको कहाँ दे रहे हैं, उसको जनरल कैटेगरी में दे रहे हैं, ताकि रिजर्वेशन उन लोगों को मिले जिनको सख्त जरूरत है रिजर्वेशन की। ठीक है, इसलिए हमने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया। ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्राइवेट वाले बात में कि या तो ये फुलफिल हो जाए या तो ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए। अब प्राइवेट इनकम बेस्ड के ऊपर क्या है, प्राइवेट इनकम बेस के ऊपर है कि एनुअल इनकम एबव 8 लाख की ओबीसी क्रीमी लेयर। अगर एनुअल इनकम 8 लाख से ऊपर है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्रीमी लेयर में जाना पड़ेगा। बट एग्रीकल्चर इनकम और सैलरी ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉय इज नॉट इंक्लूडेड। मीन्स एग्रीकल्चर इनकम नहीं जोड़ा जाता और प्राइवेट एम्प्लॉय का सैलरी नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सैलरी जोड़ा जाएगा, बिजनेसमैन का सैलरी नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो मीन्स अगर आपका एनुअल इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्रीमी लेयर में जा रहे हैं। ठीक है। दिस 8 लाख क्राइटेरिया इज सब्जेक्ट टू रिवीजन। मीन्स 8 लाख क्राइटेरिया हो सकता है रिवाइज हो गया हो। ठीक है। 8 लाख क्राइटेरिया 3 ईयर्स एवरेज इनकम इज कंसिडर्ड। मीन्स 3 साल का एवरेज इनकम हम कंसिडर करते हैं। जैसे कि 8 या 24 लाख हो गया ना, 3 साल में अगर 24 लाख का इनकम है या 24 लाख के इनकम से ज़्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको क्रीमी लेयर में जाना पड़ेगा। मान लिया जाए कि पहला साल हमारा इनकम हुआ, फर्स्ट ईयर हमारा इनकम हुआ 15 लाख, सेकेंड ईयर इनकम हुआ 2 लाख और थर्ड ईयर इनकम हुआ फिर 2 लाख। अब जब ये बातें होगी 15 से 17 तो 19 लाख ही हुआ, तो ये क्राइटेरिया को क्या कर दिया, ये 24 लाख वाले क्राइटेरिया को पार नहीं कर पाए, इसका मतलब ये क्रीमी लेयर में नहीं आएगा। ठीक है, ये है आपका क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, यहाँ तक हम क्या करते हैं, यहाँ तक हम लेक्चर ख़त्म करते हैं आज का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे EWS रिजर्वेशन आर्टिकल 17 एंड 18। नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, EWS इकोनॉमिकली वीक सेक्शन और आर्टिकल 17 एंड 18। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।